नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आज हम शाम को 5 बजे संडे के दिन एक सेशन लेकर आते हैं। ये हर संडे एक वीकली सेशन होता है जिसमें हम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करते हैं, प्रमुख संगठनों को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के, इन चीज़ों पर हम बातचीत करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड बैंक। इसकी प्लेलिस्ट आपको अलग से बनी हुई है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस मैंने कवर की हुई है, जिनमें हमने ब्रिक्स के बारे में चर्चा की हुई है, आसियान के बारे में चर्चा की हुई है, इसके अलावा IMF के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, ऐसे बहुत सारी, इंटरपोल के बारे में पढ़ाया हुआ है मैंने। तो ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को अलग अलग लेक्चर में मैंने कवर किया हुआ है। तो आज के जो सेशन में हम लेने वाले हैं वो विश्व बैंक के बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि कई बार हमें कन्फ्यूजन होता है कि क्या ये कैसा बैंक है, किस तरीके से काम करता है, क्यों काम करता है। क्योंकि आप यूपीएससी का अगर अभी 2022 का ही पेपर उठाकर देखें तो लगभग 25 से 30 क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशंस के आसपास से आई हुई है। इसलिए ये सीरीज आपके लिए स्टार्ट की गई ताकि ऑर्गेनाइजेशंस के इर्द गिर्द जितने सवाल बन सकते हैं वो आप आसानी से बना सकें। तो शुरू करते हैं और समझते हैं कि भाई ये विश्व बैंक कैसे आया। एकदम बेसिक से बात करेंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, और कहाँ जाना पड़ेगा? दूसरे विश्व युद्ध के समय। दूसरा विश्व युद्ध चला 1939 से 1945 के मध्य। 1945 तक आते आते तो भाई बहुत कमर टूट चुकी थी, क्योंकि कई यूरोप के देशों को इतना पैसा लगाना पड़ा, इतनी जन हानि हुई, इतना ज़्यादा पैसों की हानि हुई, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है यहाँ से नुकसान हुआ। तो इसके बाद 1944 में एक सम्मेलन हुआ जिसको ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहा जाता है। इसको ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा IMF का भी निर्माण हुआ और IBRD, जिसको इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कहा जाता है, ये ही विश्व बैंक की एक नींव के तौर पर जानी जाती है। विश्व बैंक आज की डेट में कई चीजों का समूह है, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई वो IBRD से हुई। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में दो चीजें बात की गई। मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि भाई IMF का काम है किसी देश की अर्थव्यवस्था में अगर कहीं नुकसान हो रहा है तो उसको लिए, और वर्ल्ड बैंक कई तरह की योजनाएं होती हैं। जैसे भारत में सर्व शिक्षा अभियान चला था, तो उसके लिए फंडिंग हमें विश्व बैंक से मिली थी। 1948 के आसपास की अगर हम बात करें, तब हमारे रेलवे को इसने जो है मदद करी थी। तो ये देश के अंतर्गत कई ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए भी मदद करता है, कई योजनाओं के लिए भी मदद करता है, जिससे उस देश के अंतर्गत विकास बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन IMF का काम है सिर्फ उस जगह पे पैसा देना जहां किसी की अर्थव्यवस्था डूब रही हो। तो ये एक बहुत बड़ा जो है इनके बीच में डिफरेंस है। तो ये दोनों ही शुरू हुए एक ही समय से हुए, 1944 का ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो उत्पत्ति में यही चीज आएगी कि भाई ये कहां से शुरू हुए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूनाइटेड नेशंस के 1944 में हुए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। कहाँ है ब्रेटन वुड्स? तो ये अमेरिका में है। के तहत 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो मैं आपको IMF पढ़ा चुका हूं, और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की स्थापना की गई। ये एक विश्व बैंक का ही एक भाग कहलाता है, इसलिए इन्हें ब्रेटन वुड्स जुड़वा या ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है। अगर कहीं आपको ब्रेटन वुड ट्विंस मिले तो उसका मतलब है IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ में बात हो रही है। इसे ब्रेटन वुड जुड़वा भी कहते हैं, और इस संस्था की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य विश्व युद्ध में बर्बाद हो चुकी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना था। अब मैंने आपको बताया भाई विश्व युद्ध जब हुआ तो बहुत ज्यादा जनमानी का हानि हुआ, बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्थाओं की जो कमर थी वो टूट गई थी। उसके बाद एक तरीके से उससे उभारने के लिए एक चीज बनाई गई जिसको IMF भी कहा जाता है और साथ साथ वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है। तो आज का जो सेशन है हमारा वर्ल्ड बैंक के ऊपर है। तो बात करें 1944 में आयोजित ब्रेटन वुड्स अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सम्मेलन में जिन दो संस्थाओं की स्थापना का जो निश्चय किया गया था, उनमें से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को तो सदस्य देशों के अस्थायी भुगतान असंतुलन को ठीक करने के लिए बनाया गया था, लेकिन जो युद्ध जनित अव्यवस्था को दूर करना और जो अविकसित और अल्प विकसित देशों को विकास करने के लिए दीर्घकालिक, एक लंबे समय के लिए, कि देखिए यहां पे समझिए, जब 1944 का ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ तो उसमें बना क्या? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सम्मेलन में जिन दो संस्थाओं की स्थापना हुई उनमें एक तो हो गया आपका क्या? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब मैंने ये बताया था कि अर्थव्यवस्थाओं को उभारने के लिए होता है, ये उस चीज के लिए। लेकिन जो इसके सदस्य देश थे इस समय, जितने भी लोग थे, उनमें क्या था? युद्ध जनित अव्यवस्था को दूर करने, और अविकसित और अल्प विकसित देश, मतलब जो अभी विकसित ही देश नहीं है, उनको कैसे उभारा जाए। तो उनके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान के लिए, देशों को विकास करने के लिए एक दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकता थी, कि एक लंबे समय तक जो है एक पूंजी दी जाए, एक ऋण दिया जाए, जिससे ये देश अंतर्गत विकास कर सके। तो उसके लिए ये पूरी परिकल्पना की गई और वर्ल्ड बैंक को बनाया गया। मतलब देखिए सीधी सी बात है कि अगर मान लिया जाए आज आप घर बनाना चाहते हैं,
अब उस घर बनाने के लिए आपके पास पूंजी नहीं है तो क्या करेंगे, आप बैंक से उधार लेंगे और लोन लेने के बाद उस घर को बनाएंगे और साथ साथ ईएमआई देते रहेंगे ताकि आपका घर भी बन जाए और साथ साथ आप उसका पैसा भी चुका सके। इसी के लिए जो ऐसे देश, क्योंकि जो विकसित देश थे वो तो आसानी से उभर सकते थे क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन जो देश अल्प विकसित थे या अविकसित थे, अंडर डेवलप थे या अनडेवलप थे, उनके लिए क्या किया गया, उनके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की गई 1944 में और उसी के अंतर्गत जो है वर्ल्ड बैंक का भी जो है प्रारूप तैयार हुआ। तो इसकी पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसको मैंने बताया IBRD कहा जाता है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ऐसे देशों के लिए जो अविकसित हो, अल्प विकसित हो, अथवा विश्व बैंक की स्थापना की गई और विश्व बैंक ने जून 1946 से कार्य करना आरंभ किया। विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों पूरक संस्थाएं, मतलब एक दूसरे को पूरा करती हैं और इसीलिए मैंने आपको बताया इसको ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहा जाता है, जैसे IMF भी बना और वर्ल्ड बैंक भी बना। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो भाई वर्ल्ड बैंक आपसे पूछे कि क्या है, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में आप बात करेंगे तो ये क्या है, विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। हम बात करें कि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो विकासशील देशों को उनकी आर्थिक उन्नति में सहायता के लिए वित्त पोषण, सलाह और अनुसंधान प्रदान करने के लिए समर्पित है। तो ये जितने भी विकासशील देश हैं, मतलब जो अभी डेवलप नहीं हो पाए हैं, डेवलप्ड नेशन का मतलब है कि उनकी अर्थव्यवस्थाएं मजबूत हैं, वहां पर जो मानव अधिकार हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनका पूरा का पूरा अच्छे तौर से पालन किया जाता है, और जहां नहीं हो रहा है वो अंडर डेवलप है या डेवलपिंग है, विकासशील देश है, तो उनके लिए विश्व बैंक क्या है, एक ऐसा मंच है जो उनको वित्त पोषण करता है, फाइनेंस करता है, सलाह देता है, एडवाइस करता है और अनुसंधान प्रदान करता है, रिसर्च देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, बैंक मुख्य रूप से एक संगठन के रूप में कार्य करता है जो मध्यम और निम्न आय वाले देशों को विकासात्मक सहायता प्रदान करके गरीबी से लड़ने का प्रयास करता है और उनके अंतर्गत कई तरह की योजनाओं को भी लाभान्वित करता है। इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन DC में है, अमेरिका के वॉशिंगटन DC में जो है इसका मुख्यालय है। इसके अलावा हालांकि एक बैंक के रूप में शीर्षक इसको मिला हुआ है विश्व बैंक, शब्द के पारंपरिक चार्टर्ड अर्थों में आवश्यक रूप से एक ये बैंक तो नहीं है, लेकिन ये एक बैंक का काम क्या होता है, सिर्फ पैसा कमाना, लेकिन ये बैंक से बढ़कर है। क्यों? क्योंकि इसके कई तरह की ऐसी चीजें हैं कि भाई जैसे भारत में रेलवे को इसने क्या किया, वित्त पोषित किया, और भारत, इसकी जो भावना थी वो यही थी कि भारत के अंतर्गत आज़ादी के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था उस चीज़ को बढ़ावा दिया जाए। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जैसे आज रेलवे में बहुत ज़्यादा नौकरियां निकलती हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है, तो इसके पीछे जो परिकल्पना है वो सिर्फ बैंक के तौर पे नहीं है, और भी आर्थिक विकास और ऐसे विकासशील देशों को एक विकसित देशों के साथ एक तरीके से वो क्या कर सकें, उनके साथ कंधे से कंधा मिला सकें, ये भी इसका एक प्रयास होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, विश्व बैंक और इसके सहायक समूह अपने स्वयं के प्रावधानों के भीतर काम करते हैं। इसके बहुत सारे अलग अलग स्वरूप हैं और समूह के अंतर्गत 5 ऐसी चीजें हैं जो हम बात करेंगे, जिनको मिलकर आज हम विश्व बैंक कहते हैं, और इनके प्रावधानों के भीतर काम करते हैं और अपने स्वयं के स्वामित्व वाली वित्तीय सहायता उत्पादों का विकास करते हैं। सभी का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की पूंजी की जरूरतों को पूरा करना है। तो इसका काम यही है कि भाई किसी भी देश में, विकासशील देश में जो पूंजी की जरूरत है उनको पूरा करके उनको जो है उभारना और विकसित की ओर लेकर जाना है। ये जो है 5 चीजों का समूह है। इसमें IBRD जो आपका ब्रेटन वुड सम्मेलन में ही बन गया था, उसके बाद IDA, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है 1960 के दशक में, फिर IFC जिसको इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन कहा जाता है, फिर MIGA मतलब मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो ये पूरा का पूरा विश्व बैंक समूह कहलाता है। मतलब इसके अंतर्गत क्या आ गया, विश्व बैंक समूह केवल आपका IBRD नहीं है जो 1944 के तहत ब्रेटन वुड सम्मेलन में जिस पे बातचीत हुई थी, उसके अलावा भी हो जाता है। क्या क्या हो जाता है, तो भाई IBRD 4 अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर विश्व बैंक समूह का निर्माण करती हैं। जो मैंने आपको यहां बताया कि भाई IBRD के साथ आपको 4 और भी देखने मिल रही हैं, तो ये कौन कौन सी है, तो इसमें जो है सबसे पहले इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो 1956 में बना, इसके अलावा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो 1960 में बना, इसके अलावा इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट 1966, और मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी जो 1988 में बना। तो ये जो है IBRD के साथ ये 5 संस्थाएं मिलकर विश्व बैंक समूह बनाती हैं। अब इनका कोई ना कोई तो उद्देश्य होता होगा, तो इनके कुछ उद्देश्य भी हैं। क्या उद्देश्य है, तो सबसे पहला इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो युद्ध से जर्जर हुई अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना तथा अल्प विकसित देशों के विकास में योगदान देना, ये सबसे पहली चीज थी। दूसरी अगर हम बात करें तो ये सदस्य देशों में उत्पादन कार्यों में वृद्धि के लिए पूंजी निवेश में सहायता करता है।
मतलब कई चीज़ों के प्रोडक्शन के लिए कि भाई ये देश के पास किसी चीज़ का रिजर्व है, किसी चीज़ का जमाव है, लेकिन ये इससे कोई भी चीज़ बना नहीं पा रहा, इंडस्ट्रियली ये डेवलप नहीं कर पा रहा, तो उसमें भी सहायता करने के लिए विश्व बैंक आ जाता है। मान लिया जाए किसी देश में बहुत ज़्यादा हीरा होता है, डायमंड्स हैं, उनके पास डायमंड रिजर्व है, लेकिन ना उनको डायमंड निकालना आता है, ना डायमंड की प्रोसेसिंग करना आता है, उससे वो पैसा कमा सकता था। तो विश्व बैंक इस तरीके से मदद करता है कि ताकि वहां पे उत्पादन कार्यों में वृद्धि के लिए पूंजी निवेश में सहायता और उत्पादन परिसंपत्तियों के सृजन के लिए पूंजी उपलब्ध भी कराना, क्योंकि भाई किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट तो चाहिए होता है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए खड़ी हो जाती है एक संस्था जिसका नाम है विश्व बैंक। इसके अलावा ये सदस्य देशों में निजी विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित भी करता है और इस उद्देश्य से कि निजी ऋणों अथवा पूंजी निवेश के लिए गारंटी प्रदान करता है, अतः इससे सफलता न मिलने पर स्वयं के साधनों से उपयुक्त शर्तों पर उत्पाद कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। ये चाहता है कि भाई जो सदस्य देश हैं वो निजी जो है उनकी जो प्राइवेट पूंजी निवेश है उनको प्रोत्साहन मिले, दूसरे देशों में जाकर वो करें, मतलब इन्वेस्ट करें, और नहीं आ पा रहा है तो ये खुद से जो है उनके लिए ऋण उपलब्ध भी करा देता है। तो ये इसके कार्य हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दीर्घकालीन संतुलित विकास तथा भुगतान संतुलन की समस्या के उद्देश्य से पूंजी निवेश को भी प्रोत्साहित करता है कि भाई आपस में देश जो है व्यापार करें और उनकी पूंजियां और ज़्यादा मजबूत हों, तो उनके बीच में भी एक तरीके से एक इंटरमीडिएटरी का काम भी करता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें इसके कार्यों की, तो इसके कुछ कार्य हैं। इन कार्यों पे बहुत ज़्यादा बल देना है, यहीं से प्रश्न घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं। तो इनमें कार्यों में अगर हम देखें तो सबसे पहला है स्वयं के कोष से ऋण देना, मतलब जो इसके पास फंड है, और ये फंड कहाँ से आ रहा है, जो इसके सदस्य देश हैं वही इसको फंड ला कर देते हैं। इसके अंतर्गत 189 देश हैं और ये सारे मिलकर जो है इनको फंड प्रदान करते हैं। तो प्रत्येक सदस्य राष्ट्र विश्व बैंक को निर्धारित चंदे की राशि का भुगतान करता है और विश्व बैंक इस पैसे से ही किसी जरूरतमंद देश को पैसा उपलब्ध कराता है। तो विश्व बैंक इससे एक कोष की स्थापना करता है और इस कोष से जरूरतमंद सदस्य राष्ट्रों को ऋण प्रदान करता है, लोन देता है, जैसे इंडिया को भी दिया है। इसके अलावा उधार ली गई पूंजी से ऋण देना। इसके अलावा अगर कई बार ऐसी चीज होती है कि इसके पास कोष नहीं है, तो ये भी क्या करता है, मार्केट से पैसा लेकर उन देशों को प्रदान करता है। विश्व बैंक पूंजी बाजार से ऋण लेकर भी सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है और उसका भी ऋण देता है ताकि वो देश का विकास हो सके। इसके अलावा गारंटी देकर ऋण दिलाना, कई बार ये जो है एक तरीके से क्या करता है, गारंटी दे देता है कि भाई इस जगह पर मैं खड़ा हूं, इसकी मदद कर दी जाए। तो विश्व बैंक किसी सदस्य देश के लिए निजी निवेशकर्ताओं को गारंटी देकर उनकी पूंजी को किसी अन्य देश को उधार दिला सकता है, परंतु गारंटी देने से पूर्व बैंक को उन दोनों देशों से अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है। तो ये जो है आपको गारंटी के तौर पर भी काम करता है ताकि उन देशों में विकास हो सके, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। इसके अलावा एक चीज और देखें तो तकनीकी सहायता भी देता है, टेक्निकल सपोर्ट। विश्व बैंक के पास अनेक देशों के विशेषज्ञ होते हैं जो समय समय पर अपनी सेवाएं सदस्य राष्ट्रों को प्रदान करते रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रशिक्षण, मतलब ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है, टेक्निकल सपोर्ट भी दे रहा है, ट्रेनिंग भी दे रहा है। तो ये विश्व बैंक सदस्य राष्ट्रों के अधिकारी को विकास योजनाओं के निर्माण और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए प्रशिक्षण भी देता है, क्योंकि ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी हो जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल भी प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं सुलझाने में भी विश्व बैंक मदद करता है। आपने 1960 में जवाहरलाल नेहरू जो थे और पाकिस्तान के जो प्रमुख थे उनके बीच में एक संधि हुई थी जिसको आप क्या कहते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी। जिसको सिंधु जल संधि कहा जाता है। अगर आप उसमें देखेंगे तो जो सिंधु जल संधि हुई है जिसमें 3 नदियों पर आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान को ज्यादा हक दिया गया है, जिसमें इंडस, चिनाब और झेलम है, और रावी, ब्यास और सतलज, इस पे भारत का ज्यादा आधिकारिक तौर पे। तो 1960 की ट्रीटी है इंडस वाटर ट्रीटी। अब ये किसकी मध्यस्थता से हुई थी, वर्ल्ड बैंक जो था इसके बीच में आया था और उसकी मध्यस्थता से ये चीज हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं सुलझाने में भी विश्व बैंक मदद करता है, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया 1960 का जो इंडस वाटर ट्रीटी है। इसके अलावा इसके महत्व क्या है, तो कुछ इसके प्रमुख पॉइंट आप लिख सकते हैं एग्जाम्स में, जैसे वित्तीय सहायता। भारत को अपनी विकासात्मक योजना के लिए विश्व बैंक से काफी ऋण प्राप्त होता है, तो वित्तीय सहायता है। दूसरा, अगर हम बात करें तकनीकी सहायता, तो वित्तीय सहायता के अतिरिक्त विश्व बैंक ने भारत को तकनीकी परामर्श, इसके अलावा जो निरीक्षण और दल विशेषज्ञों की सेवा और प्रशिक्षण की व्यवस्था को भी लाभान्वित किया हुआ है। तो विश्व बैंक के महत्व भारत के स्तर पर भी देखने मिलते हैं, ये उन्हीं की बात कर रहे हैं। विदेशी विनिमय के संकट में सहायता भी करना। भारत के सामने अभी तक जब कभी भी विदेशी विनिमय का संकट आया है तो विश्व बैंक ने आश्वासित सहायता भी करी है।
तो भारत के लिए भी खड़ा रहता है। इसके अलावा मानवीय विकास परियोजनाओं में भी खड़ा होता है। विश्व बैंक भारत को शिक्षा व स्वास्थ्य परियोजनाओं में सहायता दे रहा है। जैसे मैंने बताया था कि आपका सर्व शिक्षा अभियान जो चालू हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के समय, उसमें बहुत बड़ा सपोर्ट हमें विश्व बैंक से मिला था। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय निवेश गारंटी एजेंसी, इसका उद्देश्य विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए जोखिम के विरुद्ध गारंटी भी देना है, कि ताकि जो है कई बार जो ऐसे निवेशक होते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, वो नहीं इन्वेस्ट कर पाते क्योंकि उनको लगता है भाई हमारा पैसा डूब जाएगा। तो उस जगह पे विश्व बैंक एक तरीके से उनको जो है प्रोत्साहित करता है और साथ साथ उन देशों की मदद भी करता है। इसके अलावा सामान्य ऋणों की भी सुविधा दे देता है। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण सहायता भी ये कई तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा जो है गैर सरकारी संगठनों की भी सहायता करता है, मतलब जो एनजीओज होते हैं उनमें भी मदद करता है। तो विश्व बैंक द्वारा जन कल्याण के कार्यों से संबंधित कई गैर सरकारी संगठनों को भी वित्तीय सहायता दी गई है, जैसे मेलिंदा बिल गेट्स फाउंडेशन, इनके लिए भी कई तरह की जो चीज़ इन्होंने पेशकश की हुई है। विश्व बैंक की सहायक संस्थाओं की सदस्यता से लाभ जो है, विश्व बैंक का सदस्य होने के कारण भारत को उसकी सहायक संस्थाओं का सदस्य बनाने का भी लाभ प्राप्त हो जाता है। तो इसके जो भी मेंबर्स हैं उनको कई तरह के पर्क्स मिलते हैं। तो अगर हम भारत और आईएमएफ की बात करें तो जब आपका आईबीआरडी बना तभी भारत भी इसका हिस्सा साथ साथ ही था। तो विश्व बैंक और भारत के बीच सहयोग 1944 में पुनर्निर्माण और विकास के अंतर्राष्ट्रीय बैंक की नींव के साथ ही शुरू हुआ। इसके अलावा भारत को रेलवे पुनर्वास के लिए नवंबर 1948 में, आज़ादी के बाद रेलवे रिकंस्ट्रक्शन रिनोवेशंस के लिए 1948 में इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से 34 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अपना पहला बैंक ऋण प्राप्त हुआ था। जब भारत आज़ाद हुआ था तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उस समय जो है हमारे लिए एकमात्र जो साधन था वो विश्व बैंक हुआ करता था। और 1950 के दशक के दौरान आईबीआरडी भारत के लिए विश्व बैंक की उधारी का एकमात्र स्रोत था। इसके अलावा 1960 और 1970 के दशक के दौरान आईडीए ने भारत के सभी जो ऋण थे लगभग 3/4 हिस्सा लिया और बदले में भारत अब तक आईडीए निधियों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था, जो इसके सभी ऋणों के 2/5 से अधिक के लिए जिम्मेदार है। मतलब 2/5 के लिए जो है भारत इसका एक बहुत बड़ा एक पार्टी है। इसके अलावा अगर हम बात करें 1991 के वृहद आर्थिक संकट, आपने सुना था कि 1991 में हमारे यहाँ मनमोहन सिंह जब हमारे वित्त मंत्री थे, हमारी अर्थव्यवस्था लगभग डूब ही गई थी। हमारा एक मित्र था जो सोवियत, उसका भी जो है पूरा मतलब 1991 में आप देखेंगे यूएसएसआर का ब्रेकडाउन हुआ और भारत को भी इससे काफ़ी नुकसान हुआ था। तो 1991 में फिर हमको अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना पड़ा, जिसको एलपीजी कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हुई थी। तो वो जो है उस समय भी हमारी मदद की गई थी। तो वृहद आर्थिक संकट के बाद उधार पोर्टफोलियो में तेजी से बदलाव आया 1991 के बाद, और संरचनात्मक समायोजन उधार देने के लिए भारत अंतिम महत्वपूर्ण उधारकर्ता में से एक भी बन गया। इसके अलावा वर्तमान में विश्व बैंक समूह ने 2019 से 22 की अवधि के लिए भारत के लिए 25 से 30 बिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता योजना को मंजूरी भी दी है। तो ये जो है भारत का इससे काफ़ी अच्छा जो है, कई हमारी तरह की परियोजनाओं में विश्व बैंक हमारे साथ खड़ा होता है और जो एक तरीके से भारत की आंतरिक जो विकास है उसमें भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो विश्व बैंक इस तरह की संस्था है जिसको ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से बनाया गया और भारत के इससे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इसकी नीतियाँ हैं, इन सारी चीज़ों पे मैंने यहाँ चर्चा की है। होप आपको सेशन समझने आया होगा। और भी कोई डाउट्स होते हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की PDF इस टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड करेंगे। और भी कोई तरह के डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।